आज हम लोग 2018 के माध्यमिक परीक्षा में फिजिकल साइंस में कुछ क्वेश्चन आए हैं एमसीक्यू, जिसको हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो बिना कॉन्सेप्ट के ये सॉल्व करना संभव नहीं होगा, तो इसलिए कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो कुछ क्वेश्चन दिए, मैंने इसको सही उत्तर को टिक चिन्ह दिया है वहाँ पर। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें निम्न में से किन ग्रीन हाउस गैस का वैश्विक उष्णता के प्रति सबसे अधिक योगदान है? ग्लोबल वार्मिंग में कौन से ग्रीन हाउस गैस का सबसे अधिक योगदान है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ऑप्शन बी में मीथेन, ऑप्शन सी में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में H2O वाष्प। तो चारों ग्रीन हाउस गैसें हैं, योगदान चारों का ही है, लेकिन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल के तापमान में होने वाली वृद्धि को वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल में तापमान में होने वाली वृद्धि को भूमंडलीय ताप या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अतः मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग गैस होती है। तो ऑप्शन सी कौन सा होगा? CO2 जो है वो राइट होगा। और हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें कहा है दो नंबर सवाल में बॉयल के नियम के अनुसार कौन सा PV वर्सेस P ग्राफ होगा? तो ये जब मैंने बॉयल का नियम का जो वीडियो बनाया है, उसमें आप लोग देख लेंगे, उस पर डिटेल में मैंने चर्चा किया है, ग्राफ ऑन बॉयल्स लॉ, पहले की वीडियो में, कि उसमें PV वर्सेस P ग्राफ और विभिन्न ग्राफ के बारे में चर्चा किया गया। यहाँ पर बोल रहा है कि PV वर्सेस P ग्राफ कौन सा सही है। तो हम लोग देखेंगे, जो बॉयल के नियम से हम लोग क्या जानते हैं? बॉयल के नियम से हम लोग जानते हैं जो आयतन V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/P, और वहाँ से PV समान क्या होता है? PV समान कांस्टेंट होता है, अर्थात आयतन और दबाव का गुणनफल हमेशा क्या होता है? स्थिर होता है, जबकि क्या हो, तापमान और गैस की मात्रा स्थिर हो। तो यहाँ पर y अक्ष पर हम लोग देख रहे हैं आयतन और दबाव का गुणनफल, और x अक्ष पर दबाव को प्लॉट किया, x दबाव और y में आयतन दबाव गुणनफल ना। दबाव जितना ही बढ़ रहा है, जैसे देखो शून्य से जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा है, आयतन और दबाव गुणनफल क्या स्थिर है? तो हमको सिर्फ यही ग्राफ में दिख रहा है जहाँ आयतन और दबाव गुणनफल स्थिर है, सीधा है। बाकी देखो इसमें दबाव जैसे जैसे बढ़ रहा है, आयतन दबाव गुणनफल बढ़ते जा रहा है, स्थिर नहीं है। स्थिर किस में है? स्थिर इसमें है, इसलिए जो है ऑप्शन बी सही है। अच्छा, यहाँ पर अब बोलोगे स्थिर नहीं, यहाँ स्थिर नहीं है। जैसे दबाव यहाँ पर जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा है, आयतन और दबाव गुणनफल यहाँ नहीं है। यहाँ पर देखो, दबाव चाहे कुछ भी हो, आयतन और दबाव का गुणनफल हमेशा क्या है? स्थिर है। इसीलिए जो ऑप्शन बी जो है वो क्या है? सही है। ऑप्शन बी जो है वो क्या है? करेक्ट है। उसके बाद 3 नंबर देख लेते हैं। यदि एक कार्बन युक्त गैसीय पदार्थ का वाष्प घनत्व 13 हो, तो निम्न में से कौन सा इसका अणुसूत्र हो सकता है? क्या बोला है? वाष्प घनत्व दिया है, तो अणुभार निकाल लेंगे। अणुभार कैसे निकालते हैं ये भी मैंने पीछे के वीडियो में बताया हुआ है, और वाष्प घनत्व और अणुभार का रिलेशन क्या है ये भी मैंने वहाँ बताया हुआ है, वहाँ पर आप लोग देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जो हम लोग पहले अणुसूत्र निकालना होगा। तो अणुसूत्र यहाँ पर हम लोग क्या अणुभार निकालना होगा। अणुभार क्या होता है? वाष्प घनत्व का दुगुना होता है। अगर वाष्प घनत्व 13 है तो अणुभार कितना होगा? उसका दुगुना होगा, अर्थात 26 होगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ जो चारों जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, चारों जो अणुसूत्र लिखे हुए हैं, किसका अणुभार 26 आ रहा है। तो इसमें सबका करके देखना, कार्बन का परमाणु भार 12 है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। बैठा कर देखना, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 आ रहा है, जैसे C2H4 का 28, C2H6 का 30 और C2H2 का 26। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद 4 नंबर सवाल में, एक ठोस के रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई है। रेखीय प्रसार गुणांक किसे कहते हैं?
तो रेखीय प्रसार गुणांक को अगर हम लोग कहें अल्फा, रेखीय प्रसार गुणांक को अगर हम लोग कहें अल्फा समान होता है डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, एल क्या है प्रारंभिक लंबाई, और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पर ये दो लेंथ की बात हो रही है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, तो दोनों लेंथ की इकाई कट जाएगी, बचेगा क्या नीचे हर में डिग्री तापक्रम। तो CGS में क्या होगा, प्रति डिग्री सी या डिग्री सी इनवर्स, डिग्री सी इनवर्स। तो कौन सा उत्तर राइट होगा, ये ऑप्शन सी डिग्री सी इनवर्स। 5 नंबर देख लेते हैं। इसमें बोला है एक पतले लेंस का प्रकाश केंद्र या फोकस के बीच एक वस्तु को रखा गया है, तो वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो एक पतला उत्तल लेंस लिया गया है और प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखा गया है। तो यहाँ पर एक अगर चित्र बना है, मान लो ये अगर उत्तल लेंस है और ये प्रधान अक्ष है और ये ऑप्टिकल सेंटर है बीच में, और यहाँ पर फोकस बिंदु है। तो वस्तु फोकस बिंदु एफ और ऑप्टिकल सेंटर जो ओ है, लिख नहीं रहे यहाँ पर जो ओ है, तो इसके बीच में वस्तु स्थिर है। मान लो वस्तु यहाँ पर कहीं स्थिर है और इधर भी फोकस बिंदु है एफ टेस्ट। तो प्रकाश की किरण सीधा आएगी, आपतित होकर फोकस से गुजर जाएगी, और एक प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगी सीधा। ये दोनों तो कभी आपस में मिलेगी नहीं, इसको कल्पना करके पीछे की तरफ बढ़ाना होगा। तो पीछे की तरफ बढ़ाने से वस्तु का प्रतिबिंब जो आएगा वो वस्तु के पीछे बनेगा। यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु उसके पीछे बनेगा, सीधा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो प्रतिबिंब क्या बने, काल्पनिक, सीधा प्रतिबिंब बना है काल्पनिक, और वस्तु के पीछे वस्तु से बड़ा और सीधा। तो देख रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब बना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बी नंबर ऑप्शन। काल्पनिक प्रतिबिंब या उल्टा, बिल्कुल नहीं। सी नंबर वास्तविक और सीधा, वास्तविक तो बना ही नहीं है। डी नंबर काल्पनिक भी बना है, हाँ काल्पनिक बना है और सीधा बना है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देख लेंगे आखिर 6 नंबर में, जब एक प्रकाश की किरण किसी पारदर्शक कांच के गुटके के ऊपर लंबवत आपतित होती है तो उसका विचलन कोण क्या होगा। यहाँ बोल रहा है प्रकाश की किरण किसी कांच के गुटके पर लंबवत आपतित होती है। तो मान रहे हैं यहाँ पर एक कांच का गुटका है और ये हो गया अभिलंब, तो प्रकाश की किरण सीधा आई ऐसे, और आपतित प्रकाश की किरण सीधा ना, उसको जाना था ऐसे, लेकिन वैसे ना जाकर अब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम आ रही है। ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो प्रकाश किरण ऐसे सीधी ना जाकर थोड़ा विलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये जो उसको जाना था इस पथ पे, लेकिन प्रकाश किरण किस पथ पे गई, इस पथ पे, तो कितना डेविएट हुई, विचलन हुआ ये, तो ये हो गया विचलन कोण। इसी को हम लोग बोलते हैं डेल, विचलन कोण। तो मान लो जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शक कांच के गुटके के ऊपर लंबवत आपतित होती है, तो लंबवत आपतित होने का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर वही केस है, या दो मीडियम है, ये मान लो विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है और ये अभिलंब है। अब प्रकाश की किरण इस कांच के गुटका, ये जो कांच का गुटका है सघन माध्यम है, इसके ऊपर लंबवत आपतित बिल्कुल सीधी, ये पथ, इस पथ से लंबवत आपतित होती है। तो आपतन कोण कितना होगा, आपतन कोण आई कितना होगा, 0 डिग्री। आपतन कोण आई 0 डिग्री अगर होगा तो स्नेल के नियम से हम लोग क्या देखते हैं, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। म्यू यहाँ पर वर्तनांक है, तो साइन आई का कोण है 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। तो साइन 0 डिग्री समान 0,
इसीलिए साइन आर समान 0 आएगा वहाँ से। अतः वर्तन कोण का मान कितना आएगा, वर्तन कोण का मान कोण आर भी कितना होगा 0 डिग्री, इसलिए विचलन कोण भी कितना होगा, डेल भी कितना होगा 0 डिग्री। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए 0 डिग्री। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित इकाइयों में कौन से प्रतिरोध की एसआई इकाई है। प्रतिरोध की एसआई इकाई यहाँ पर ओम है, हम लोग जानते हैं। तो एम्पियर किसकी इकाई है, विद्युत धारा की। कूलम किसकी इकाई है, आवेश की। और वोल्ट किसकी इकाई है, विभवांतर या ईएमएफ की। तो सही उत्तर क्या होगा, ओम। विद्युत एसआई इकाई है किसकी ना, प्रतिरोध की। उसके बाद 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन देंगे, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज तार निम्न में से किससे जुड़ा होता है। तो घरेलू परिपथ में फ्यूज तार हम लोग लाइव लाइन से जोड़ते हैं, लाइव वायर के साथ, लाइव लाइन के साथ सीरीज में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो रेडियोएक्टिव तत्व में निर्गत बीटा किरण है इलेक्ट्रॉन का समूह, प्रोटॉन का समूह, न्यूट्रॉन का समूह या विद्युत चुंबकीय तरंग। बीटा कण की मात्रा तावेज इलेक्ट्रॉन के समान होता है, अतः इलेक्ट्रॉन का समूह होता है बीटा किरण। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। दीर्घ आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ आवर्त सारणी में हम जानते हैं कुल 7 आवर्त होते हैं, आवर्त की संख्या कुल 7 होती है और वर्ग की संख्या 18 होती है। 7 पीरियड्स होते हैं और ग्रुप्स वर्ग होते हैं 18, इसलिए वर्ग पूछा है, इसलिए सही उत्तर होगा 18 वर्ग है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नीचे 11 नंबर, नीचे दिए गए किस यौगिक का गठन में अष्टम नियम मान्य है। अष्टम नियम किस तरह से, सभी जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन जब होता है, जब अणु का गठन होता है तो विद्युत बंधन द्वारा, सहसंयोजक बंधन द्वारा, या तो इलेक्ट्रॉनों का पूरी तरह से स्थानांतरण होता है या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। इस क्रम में हर एक परमाणु अपने निकटवर्तीय निष्क्रिय गैस की तरह बनना चाहता है। इस क्रम में इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो उसके बाहरी कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो निष्क्रिय गैस की तरह बिहेव करेगा, निकटवर्तीय निष्क्रिय गैस की तरह। यही है अष्टक नियम। लेकिन लिथियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हाइड्रोजन बेरिलियम बोरोन, ये सभी जो है मतलब हीलियम के निकटवर्तीय जो तत्व है, ये सब इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर या साझेदारी कर जो है हीलियम की तरह बनना चाहते हैं, हीलियम का रूप धारण करना चाहते हैं और द्वैत रचना करते हैं, ना कि अष्टक की रचना करते हैं। अतः यहाँ ऑप्शन बी जो होगा ये सही है। बाकी जो NaCl है, KCl है, CaO है, ये सभी अष्टक की रचना करते हैं। LiH लिथियम हाइड्राइड जो है वो द्वैत की रचना करता है, द्वैत नियम का पालन करता है। अतः ऑप्शन बी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है। तो हम लोग जानते हैं विद्युत धारा प्रवाही सहसंयोज, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें अनुसार सहसंयोज बंधन वाला तो नहीं होगा विद्युत संयोज्य बंधन वाले यौगिक, विद्युत संयोज्य यौगिक की जलीय द्रवण या फिर पिघली हुई अवस्था में जो है वो विद्युत धारा प्रवाहित करती है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ देख लेंगे, पिघला हुआ द्रव HCl तो हम लोग जानते हैं सहसंयोज्य यौगिक है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठोस NaCl यद्यपि विद्युत संयोज्य यौगिक है लेकिन ठोस रूप में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है। और ग्लूकोज का जलीय घोल, ग्लूकोज हम लोग जानते हैं जब ग्लूकोज कार्बनिक यौगिक है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो NaCl का पिघला हुआ रूप जो ऑप्शन ए है वो सही है। पिघला हुआ NaCl में आयन्स अलग हो जाते हैं चूँकि Na+Cl-, तो ये विद्युत धारा को प्रवाहित करती है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसे बोला है कॉपर सल्फेट के जलीय घोलक में अधिक मात्रा में द्रव अमोनिया मिलाया जाए तो उत्पन्न घोल का रंग क्या होगा। तो कॉपर सल्फेट के जलीय घोल में अधिक मात्रा में अमोनिया द्रव को मिलाना जाता है तो
कॉम्प्लेक्स टेट्रामाइन सल्फेट उत्पन्न होता है जिसका रंग होता है गाढ़ा नीला। नेक्स्ट, किस मिश्र धातु में जिंक उपस्थित रहता है? तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ कांसा में तो लगभग कॉपर और टीन उपस्थित रहता है। कॉपर 70 से 90% और 90% और टीन जो है 10 से 20% उसमें उपस्थित रहता है। पीतल ऑप्शन बी जो है उसमें इसमें जिंक पाया जाता है क्योंकि इसमें कॉपर 70% और जिंक 30% उपस्थित रहता है। तो हमारा उत्तर मिल गया, ऑप्शन क्या है, बी जो है सही है। ब्रॉन्ज में कांसा को ही तो ब्रॉन्ज कहते हैं इंग्लिश में, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। और ऑप्शन डी ड्यूरालुमिन में एल्यूमिनियम 95%, कॉपर 4%, मैंगनीज और मैंगनीशियम 0.5% करके उपस्थित रहता है। तो जिंक पीतल में पाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नीचे दिए गए में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसमें हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे प्रोथिलीन C3H6, C2H4, इथिलीन, C2H2 एसिटिलीन, C2H6 इथेन। सबका स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाएंगे, आप लोग देखेंगे सबका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो देखेंगे हर एक में या तो डबल बॉन्ड आएगा कहीं ना कहीं या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इसका मतलब इसकी जो कार्बन की जो है कार्बन जो है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। कार्बन जो संयोजकताएँ हैं वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। लेकिन जो इथेन है C2H6 उसमें कार्बन की संयोजकताएँ जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट रहती है। जैसे यहाँ इथेन C2H6 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो C सिंगल बॉन्ड 6 H यहाँ देखिए कार्बन की जो चारों संयोजकताएँ हैं ये और ये पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। चारों संयोजकताएँ क्या है, वह संतुष्ट हैं। लेकिन अगर हम कोई जैसे एसिटिलीन का बनाते हैं C2H2 का स्ट्रक्चर, या कार्बन की चारों संयोजकताएँ पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग है, अतः यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिर्फ ऑप्शन डी जो है इथेन ही, यहाँ पर C2H6 ही सही उत्तर है। सही उत्तर इथेन होगा। तो यह वीडियो ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक आप लोग शेयर कर देंगे ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। वे अधिक